A very good morning to all my dear students. Today we are going to start the last chapter of your midterm, and the name of the chapter is Market Equilibrium, or we call it Equilibrium Price under Perfect Competition, and the effects of shift in the demand and supply on the equilibrium price and its simple applications, where we will study price floor, price ceiling. Before I start the chapter, let me tell you that this chapter is based on perfect competition. Perfect competition is also known as perfectly competitive market. हिंदी में कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता. वास्तव में ऐसा मार्केट कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता. एक इमेजिनरी हम मार्केट मानते हैं. सबसे बड़ी खास बात इस मार्केट की ये है, यहाँ पर बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, और जो चीज़ वो बेच और ख़रीद रहे हैं वो होमोजीनियस है, जिसको हिंदी में कहेंगे समरूप वस्तुएं, होमोजीनियस प्रोडक्ट. अब जो मैंने आपसे बात कही ना, होमोजीनियस, यही इस मार्केट की आप कह सकते हो नींव है, बेस है. क्योंकि जो चीज़ें वो बेच और ख़रीद रहे हैं वो होमोजीनियस है, उनमें वैरायटी नहीं है, इसलिए सभी को उन चीज़ों की परफेक्ट नॉलेज है. क्योंकि जब चीज़ ही एक है, अगर मैं पेस्ट की बात करता हूँ तो मान लीजिए कोई भी एक पेस्ट अगर मार्केट में है, डेंट एश्योर पेस्ट है तो डेंट एश्योर ही पेस्ट चल रहा है. यानी एक पेस्ट जो भी चल रहा है उसका नाम मान लीजिए जो है वही पेस्ट पूरे मार्केट में चल रहा है. इसी तरह अगर मैं आपसे कोई बात करता हूँ, मान लीजिए कार इंडस्ट्री में तो एक ही तरह की गाड़ी है, मान लीजिए मारुति है तो मारुति ही चल रही है, तो वैरायटी तो है ही नहीं, होमोजीनियस प्रोडक्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा मार्केट जिसमें बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स जिस चीज़ को बेच रहे हैं वो एक जैसी है, उसमें वैरायटी नहीं है, इसीलिए लोगों को उस चीज़ की परफेक्ट नॉलेज है. कोई भी कहीं भी जाके काम कर सकता है, परफेक्ट मोबिलिटी है, और क्योंकि चीज़ एक जैसी है तो सेम प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट. तो इसी के साथ अब हम डिटेल में शुरू करते हैं. मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया कि व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स. आइए शुरू करते हैं. मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. ध्यान से देखो आप. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज डिफाइंड एज अ मार्केट. ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है यही मैं आपको बोलता हूं ताकि आपके नोट्स बन जाएं. इन विच नो इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है. कोई एक अकेली फर्म ये सोचे कि वो मार्केट की प्राइस में कोई चेंज करेगी, नहीं कर सकते. इन दिस मार्केट इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर. बहुत सारी फर्म्स को जब हम जोड़ देते हैं उसको इंडस्ट्री कहते हैं, सिंगल यूनिट को फर्म कहते हैं. तो यहां पर प्राइस को बनाने वाली है इंडस्ट्री, और उस प्राइस को एक्सेप्ट करती है फर्म, एंड द फर्म इज अ प्राइस टेकर. अब जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके कुछ फीचर्स हैं. नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. यहां मैंने इसकी डिटेल नहीं लिखी, डिटेल में आपको बोल के बता रहा हूं जो आपके नोट्स की तरह ही है, और इसको आप ध्यान से सुनोगे तो नोट्स बन जाएंगे. देयर आर 2 लार्ज बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट. देयर आर सो मेनी सेलर्स, इफ द सिंगल सेलर wants to stop the supply, it will not affect the market supply. Therefore, single seller has no control on the market supply. Similarly, there are so many buyers in the market that if the single buyer stops demanding the goods, it will not affect the market demand. So, single buyer has no effect on the market demand. So, this is the explanation of the first feature. All the firms are selling the homogeneous products. अभी मैंने बताया था, समरूप वस्तुएं. There is totally absence of variety. So this is the second feature of this market. अब ये जो second feature है, अगले feature इसी के ऊपर based है. Perfect knowledge. Since there is single, there is a kind of no variety in the market or homogeneous products in the market. Therefore,
both producers as well as the consumers, sellers as well as the customers, they are well aware about the product, the quality, the price, because there is only single type of the product available. So this is the feature based on the previous feature. फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब है कोई भी फर्म, इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इन एन इंडस्ट्री देयर आर सो मेनी फर्म्स। नाउ दिस फीचर एंश्योर्स दैट देयर विल बी ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट which the firm will earn in this market in the long run. How? For example, कहता है ये फीचर क्या बताता है कि कोई भी फर्म जो इंडस्ट्री में है लॉन्ग रन में उसको सिर्फ सामान्य लाभ मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। कैसे? अगर बहुत सारी फर्म्स जो पहले से मार्केट में है वो बहुत असामान्य लाभ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं, उनके लालच में और फर्म्स अंदर आएंगी, क्योंकि मैंने बताया फ्रीडम ऑफ एंट्री। जब वो अंदर आएंगी तो सप्लाई बढ़ेगी, उनका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दोबारा से नॉर्मल में बदल जाएगा। अगर जो एग्जिस्टिंग फर्म्स मार्केट में हैं उनको लॉस हो रहा है, वो पहले से घाटे में चल रही हैं, तो दूसरी फ्रीडम क्या है? फ्रीडम ऑफ एग्जिट, बाहर जाने का रास्ता भी है। तो कुछ फर्म्स उस मार्केट को छोड़कर बाहर चली जाएंगी। जब बाहर जाएंगी तो सप्लाई गिरेगी, तो जो वो प्राइस है फिर बढ़ेगा और जो लॉसेस है वो खत्म हो जाएंगे और दोबारा से फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। देयरफॉर नॉर्मल प्रॉफिट इज द ओनली फीचर ऑफ दिस मार्केट दैट द फर्म्स विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। देखो यही है ये फीचर, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। किसका? ऑफ फर्म्स। ये हमने 4 फीचर्स डिस्कस कर लिए। परफेक्ट मोबिलिटी, ध्यान से सुनना। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब होता है ए फर्म में काम कर रहे हैं तो बी में चले गए, बी में से सी में चले गए। अब जो टीचर सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, एक्स स्कूल में काम कर रहे हैं, वहां उनको लगा नहीं मजा आया तो वाई में चले जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस सेम है। दे आर परफेक्टली मोबाइल विद इन द सीबीएसई स्कूल्स। अब यहां तो पूरे मार्केट में ही होमोजीनियस प्रोडक्ट है, वैरायटी तो है ही नहीं। तो ए फर्म ने अच्छा दिया तो ए के पास चले गए, नहीं तो बी के पास चले गए, नहीं तो सी के पास चले गए। उनके अंदर पूर्ण गतिशीलता है, परफेक्ट मोबिलिटी है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी और कंज्यूमर्स के अंदर भी परफेक्ट मोबिलिटी है। सो दिस इज अगेन द फीचर बेस्ड ऑन व्हाट? होमोजीनियस प्रोडक्ट। सेम प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। जब चीज ही एक जैसी है, एब्सेंस ऑफ वैरायटी है, तो नेचुरली बात है प्राइस भी एक ही होगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, आपको याद होगा, आपने पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। लिटिल राइज इन द प्राइस लीड्स टू फॉल इन द डिमांड टू 0 एंड लिटिल फॉल इन द प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड टू इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब अनंत। ये देखो, इसको AR कर्व भी बोलते हैं और यहां पर जो प्राइस है वही आपका MR है। AR इक्वल टू MR। ये देखो OP इज द प्राइस, यहां पर हम ले रहे हैं आउटपुट। चाहे आपका जो है प्राइस सेम रहेगा, चाहे वो OQ यूनिट सेल करे, OQ1, OQ2, क्योंकि प्राइस को डिटरमिन करने वाला कौन है? इंडस्ट्री। और फर्म क्या करती है? प्राइस को एक्सेप्ट करती है। तो हमने पढ़ लिया सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन, उसका मीनिंग, उसके फीचर्स। लेकिन हाँ, याद रखना, अब बाकी मार्केट फॉर्म्स आपके सिलेबस में नहीं रही। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये पहले आपके सिलेबस में हुआ करती थी, लेकिन अब ये आपके सिलेबस में नहीं है। दीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड इट्स फीचर्स। अब हम शुरू करने वाले हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, और व्हाट वी से, वी ऑल्सो कॉल इट मार्केट प्राइस और वी कॉल इट इक्विलिब्रियम प्राइस, and how is it determined? Process of equilibrium price determination. Now let's start the meaning of equilibrium price and its process of determination. तो आइए शुरू करते हैं।
क्या है इक्विलिब्रियम प्राइस? इसको हम मार्केट प्राइस भी कहते हैं। और इसका प्रोसेस क्या है डिटर्मिनेशन का? तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? इट इज द प्राइस which is determined at a point where market demand equals market supply। मैं सबसे पहले तो आपको ना मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई की बातें बाद में करता हूं, सबसे पहले आपको इसका शेड्यूल समझा देता हूं। वो समझ आ गया तो आपको सारा टॉपिक समझ आ जाएगा। देखो अब ध्यान से इधर, यहां पर शेड्यूल में हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। प्राइस इन रुपीज 1 2 3 4 5। मार्केट डिमांड क्या है? डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ ए पर्टिकुलर गुड इन द मार्केट। तो आपको पता है प्राइस और मार्केट डिमांड में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। जब प्राइस 1 रुपया था तो डिमांड थी 50 यूनिट्स, 2 पे 40 यूनिट्स, 3 30, 4 20, 5 एंड 10। बड़ी कॉमन सी बात है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी। और मार्केट सप्लाई में और प्राइस में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर्स, विच ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट आर विलिंग टू सेल। 1 2 3 4 5। तो प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई पहले 10 यूनिट, 20 30 40 50। अब देखो वो क्या कहता है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है। अब आप ध्यान से देखो, जब प्राइस 1 है, 1 प्राइस पर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई से ज्यादा है, दिख रहा है हमें। 50 इज ग्रेटर देन 10। प्राइस 2 आ गया तो मार्केट डिमांड 40 है और मार्केट सप्लाई 20 है। तो यहां पर भी देखो मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई से ज्यादा है। 3 एक ऐसा प्राइस है जहां मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा है? 3। इट इज द प्राइस विच इज डिटर्मिन्ड एट अ पॉइंट वेयर मार्केट डिमांड 30 यूनिट्स इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई 30 यूनिट्स। क्रैमिंग करनी ही नहीं। जब हमें यह पता चल गया, शेड्यूल ही समझ आ गया, तो हम अपने आप इसके बारे में लिख लेंगे। देखो मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई। अब 4 पे चलते हैं। 4 पे क्या हो रहा है? देखो 4 पे मार्केट डिमांड कम है, मार्केट सप्लाई ज्यादा है, इट इज लेस। और हम कहेंगे मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड। और 5th में भी यही हालत है, मार्केट सप्लाई ग्रेटर देन मार्केट डिमांड। तो क्या हुआ? व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस और व्हाट इज मार्केट प्राइस? Price which is determined at a point where market demand is equal to market supply, and this price 3 is called equilibrium price, and this 30 is called equilibrium quantity demanded and supplied। देखो यही लिखा हुआ है। Equilibrium price is the price which is determined at a point where the market demand equals market supply। By market demand we mean sum total of the demand by all the consumers of that good taken together। पढ़ा है आपने मार्केट डिमांड के बारे में, डिमांड के चैप्टर में। मार्केट सप्लाई क्या है? By market supply we mean sum total of supply by all the producers of a good taken together। इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको क्यों कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस? बिकॉज इफ देयर इज एनी डिस्टर्बेंस इन इट, अगर इसमें कोई भी छेड़खानी होगी, कोई भी उतार चढ़ाव होगा, कोई भी डिस्टर्बेंस होगी, तो वापस से हम इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इससे अप जाएंगे तो डाउन आ जाएंगे, इस प्राइस से डाउन जाएंगे तो वापस अप आ जाएंगे। कैसे होंगे वो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये तो हमने शेड्यूल समझ लिया। अब आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। ओ एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड यूनिट्स। क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड यूनिट्स, ध्यान देना ये लिखना है। लेबलिंग नहीं करोगे तो भी नंबर मिलेंगे लेकिन 0। इसलिए अगर नंबर चाहते हो वास्तव में तो पहला काम है एक्सिस को लेबल करो। ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, क्या हम यहां शो कर रहे हैं, क्या हम यहां शो कर रहे हैं, सारा लिखना है। तो यहां शो कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, इधर शो कर रहे हैं प्राइस ऑफ एक्स इन रुपीस। तो अब पहले तो वही किया हमने, प्राइस 1 2 3 4 5, और यहां क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड 10 20 30 40 50।
तो पहले हमने ये देखो, हमने ये प्राइस और सप्लाई को शो किया और ये बना दिया मार्केट सप्लाई कर्व। At 1 it is 10, at 2 it is 20, at 3 it is 30, at 4 it is 40, at 5 it is 50। ज्वाइन किया, ये आ गया मार्केट सप्लाई कर्व। अगला काम प्राइस और डिमांड। एट 1 देखो डिमांड, एट 1 डिमांड कितनी है 50, एट 1 इट इज 50, एट 2 इट इज 40, एट 3 इट इज 30, एट 4 इट इज 20 एंड एट 5 इट इज 10। रेड कलर से हमने डिमांड कर्व बना दिया। आपको पता है सप्लाई कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये दोनों कर्व एक दूसरे को क्रॉस करके देखो इस पॉइंट पे हेलो कर रहे हैं, हेलो हाउ आर यू। ये देखो ई पॉइंट, ये जो ई पॉइंट है ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, याद रखना। और इसके सामने जो ये प्राइस है, मैंने जिसको सर्कल किया है 3, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इसके नीचे जो ये 30 है 30, ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। मुझे पूरी उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा, नहीं तो फिर से थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करना, रुक रुक के सुनोगे तो समझ आ जाएगा। ये तो हो गया मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। अब हम क्या समझेंगे, क्यों है ये इक्विलिब्रियम प्राइस। भाई इक्विलिब्रियम प्राइस है तो इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर इसमें कुछ बदलाव हुआ तो वापस हम वहीं आएंगे। देखो अब हम वही पढ़ने वाले हैं। और ये याद रखना, ये चैप्टर हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई, वो जो चैप्टर्स हमने पढ़े थे उसकी रिवीजन है। जिसको वो चैप्टर्स नहीं समझ आए ये आ ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ने से पहले उनको बहुत बार सुन लो, तब आप इसको अच्छी तरह समझ पाओगे। देखो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। कहते हैं मान लो, अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब जरा ये सारा सा आपको दिख रहा है, ये सारा कुछ तो क्या है ये। ए केस, ध्यान से देखो, ए केस, सपोज प्राइस राइजेज फ्रॉम ₹3 टू ₹5। देखो ध्यान से टेबल की तरफ। मान लो प्राइस ₹3 से बढ़कर ₹5 हो गया, तो ₹5 पर क्या हालत है, देखो इधर ध्यान से। सप्लाई कितनी है 50, डिमांड कितनी है 10। अब जरा मैं इसको यहां देखता हूं, ₹5 प्राइस हो गया, मान लो 3 से बढ़ के हो गया ₹5। देखो मैंने ब्लैक से एरो ऊपर शो किया है। अब ₹5 पे ये देखो सप्लाई है 50, ये परपेंडिकुलर यहां टच कर रहा है, और डिमांड है 10। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्राइस पर मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड, जिसको हम एक और नाम देते हैं एक्सेस सप्लाई। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी और लेने वाला कोई नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, लेने वाला कोई नहीं है, क्या होगा। आप यकीनन कहोगे सर इसका आंसर होगा प्राइस कम हो जाएगा। तो होगा, नेचुरली बात है, सप्लाई बहुत है, लेने वाला कोई नहीं है। तो देखो अब हम यहां पहुंचे थे 3 से 5, अब प्राइस कम हुआ। आपको पता है जब प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है, ना 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 ना, इंक्रीज नहीं। प्राइस कम होता है तो डिमांड होती है एक्सटेंशन, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज है अदर फैक्टर्स के कारण से। तो प्राइस कम हुआ और डिमांड हो गई एक्सटेंड। देखो इसी डिमांड कर्व पर हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं। प्राइस कम होगा तो सप्लाई क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन। ये देखो प्राइस कम हुआ, हम इसी सप्लाई कर्व पर, ये एरो है ऊपर से नीचे, और वापस हम वहीं पहुंच गए जहां से हम चले थे। कौन सा प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस ₹3 इज रिस्टोर्ड एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ₹30 डिमांडेड एंड सप्लाइड विल बी रिस्टोर्ड। देखो ये मैंने यहां पे यही लिखा है। सो सपोज द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 3 to 5, सो एट दिस प्राइस मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड, एज अ रिजल्ट द प्राइस विल फॉल। फिर प्राइस गिरेगा। ड्यू टू फॉल इन द प्राइस द डिमांड एक्सटेंड्स एज शोन बाय अप टू डाउन मूवमेंट। ये देखो अप टू डाउन मूवमेंट ऑन द मार्केट डिमांड कर्व, एंड द सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज शोन बाय अप टू डाउन मूवमेंट
on the market supply curve and hence equilibrium price ₹3 is restored. दूसरा केस, अभी तो हमने माना था देखो प्राइस बढ़ा, अब मान लेते हैं प्राइस ₹3 से कम होके ₹1 हो गया। टेबल में देखो, जब ₹1 हो जाएगा तो डिमांड कितनी है 50 और सप्लाई कितनी है 10, इसका मतलब एक्सेस डिमांड हो जाएगी। वहां क्या हुआ था, एक्सेस सप्लाई। तो देखो सपोज द प्राइस फॉल फ्रॉम 3 to 1, ये देखो डिमांड कब 50, सप्लाई 10, यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है एक्सेस डिमांड, मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई। अब मुझे बताओ, जब मार्केट की डिमांड मार्केट की सप्लाई से ज़्यादा होगी, चीज़ें इतनी सी और लेने वाले इतने सारे, तो क्या होगा, पैसा फेंक तमाशा देख, जिसकी जेब में पैसा होगा वो ले जाएगा, तो प्राइस बढ़ेगा। अब जब मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये देखो प्राइस बढ़ेगा, अब डिमांड कॉन्ट्रैक्शन नीचे से ऊपर, सप्लाई एक्सटेंशन, वापस हम ₹3 पे आ गए और इसका मतलब हेंस इक्विलिब्रियम प्राइस ₹3 इज रिस्टोर्ड वेयर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड इज इक्वल टू 30 यूनिट्स। देखो यही यहां लिखा है, सपोज द प्राइस फॉल फ्रॉम 3 to 1, so at this price market demand is greater than market supply, as a result price will rise due to rise in price demand contract as shown by down to up movement on the market demand curve and supply extend as shown by down to up movement on the market supply curve and hence equilibrium price ₹3 is restored। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना इस चैप्टर का बेस जो है वो है हमारे चैप्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और इस चैप्टर के अगले टॉपिक्स का बेस है जो अभी हमने पढ़ा, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, व्हाई is it called a equilibrium price, because if there is any change in it equilibrium is restored। फिर वही रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एफर्ट्स, मेहनत करो, वीडियोस देखते हो तो वीडियोस के साथ साथ नोट्स बनाओ। मैं अपने स्कूल के बच्चों को तो स्पेशल ये कहूँगा, अपने मिड टर्म की तैयारी करो, और भी जो यूट्यूब पर मुझे फॉलो कर रहे हैं उन सबको भी कहूँगा, अपने अपने स्कूल के अंदर जो आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं उन सब के अंदर अपने में आपको एक्टिव रखो, नोट्स बनाते रहो और बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी करो। गॉड ब्लेस यू ऑल।